विजयपुर फास्ट न्यूज देखने वालों को उपेंद्र सिंह का नमस्कार। इस समय जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और रामगढ़ से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार साहिल भारती जी से आज हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे कि ये किन मुद्दों के लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये युवा नेता हैं और पढ़े लिखे हैं। आइए हम बात करते हैं, उनके विचार सुनते हैं। साहिल भारती जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप चुनाव लड़ रहे हैं और क्या मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात चुनाव लड़ने की, तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बैनर तले आगामी चुनाव जो है वो मैं रामगढ़ विधानसभा से लड़ने जा रहा हूँ। एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, डिलिमिटेशन के बाद एक नई विधानसभा उभर के बाहर आई थी और रिजर्व होने के बाद लोगों ने मुझ पे वो विश्वास जताया, मुझ पे वो भरोसा जताया कि मैं इस इलाके को आगे लेकर चलूं। मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि इतना प्यार, इतना मान जो मेरी जनता भी नहीं कहूँगा, मेरे परिवार के सदस्य हैं जो इतना प्यार मान मुझे दे रहे हैं, मैं इस काबिल नहीं कि मैं शब्दों में उस प्यार का वर्णन कर सकूं। लेकिन मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि 78 साल की आज़ादी के बाद हमारी विधानसभा, हमारा बॉर्डर इलाका, हमारे गांव, हमारा हर वो क्षेत्र जिसको हर वो सुविधा आज के दौर में मिलनी चाहिए थी, वो हर उस सुविधा से वंचित रहे, जिसकी वजह से हमारा इलाका जो है वो प्रगति नहीं कर पाया। सुना है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां से दो मिनिस्टर भी चुनाव लड़ रहे हैं, एक कांग्रेस के और दूसरे बीजेपी के, तो उनके साथ टक्कर चल रही है, तो आप किस तरह से उनको फेस कर रहे हैं? देखिए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ दिल में कि मेरे खिलाफ कौन लड़ रहा है। इंसान का काम है अपना कर्म करना, जनता के साथ तालमेल रखना, जनता के संपर्क में रहना। जनता प्यार दे रही है, जनता साथ दे रही है। विपक्ष में कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन चुनाव नहीं लड़ रहा है, इस चीज़ को लेकर कभी दिल में वो नहीं आया कि मेरे खिलाफ कोई एक्स मिनिस्टर्स या एक्स एमएलएज चुनाव लड़ रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, वो उनकी सोच समझ है। मैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई शक्ति के साथ, एक नई सोच के साथ इस चुनाव में निकला हूं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस चुनाव को लड़ने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि 78 साल की आज़ादी के बाद भी हम लोग वो सुख सुविधा, वो फैसिलिटीज़, चाहे वो मेरे किसानों से रिलेटेड हैं, चाहे वो मेरी माताओं बहनों से रिलेटेड हैं, चाहे वो मेरे नौजवान साथियों से रिलेटेड हैं। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा इशू है, करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, महंगाई को कैसे टैकल करना है, किसानों से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। जो ऑफ सीज़न है उसमें पंप सेट का किराया लिया जा रहा है, नहरों में पानी नहीं मिल रहा है, मेरी माताओं बहनों को हर वो चीज़ टैकल करनी पड़ रही है, पेंशन के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। और आज सबसे बड़ा रीज़न जो उभर के बाहर आ रहा है वो है हमारे युवाओं की बेरोज़गारी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। शायद अब वो वक्त आ गया है, मैं अपने श्रोताओं से भी ये कहूँगा कि अपने विधायक से जाके उसका विजन पूछिए। वोट करने से पहले उसका मैनिफेस्टो सुनिए, उसका विजन देखिए कि वो क्या करना चाहता है आपके इलाके के लिए। सिर्फ पार्टी के नाम पर वो वोट मांग कर कहीं चला तो नहीं जाएगा। उसका विजन सोचिए कि वो आपके इलाके के लिए क्या करेगा। अपने विधायक से जाके पूछें कि जनाब, मेरे गांव में 500 युवा बेरोजगार है, उसकी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आपकी क्या सोच है। हमारे इलाके में एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, उसको अपलिफ्ट आप कैसे करेंगे। हमारे इलाके में हेल्थ सेक्टर कोलैप्स कर रहा है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए आप क्या करेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा है, महंगाई को कैसे टैकल करेंगे, हमें बॉर्डर पे हर वो सुख सुविधा कैसे दे पाएंगे जिसके लिए हमारा इलाका आज भी तरस रहा है। और अगर बेरोजगारी आज बहुत बड़ा इशू है, गवर्नमेंट जॉब्स में हमारे बच्चे एडजस्ट नहीं हो पा रहे, इनको प्राइवेट सेक्टर में आज बाहर के लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे बेरोजगारी का जो इफेक्ट है उसको झेल रहे हैं। और इसी वजह से हमारे इलाके में जो नशा है वो एक बहुत बड़ी कुरीति की तरह बाहर आया है। बच्चों का फ्यूचर जो है वो खराब हो रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछली सरकारें और मौजूदा सरकार इस हर चीज को टैकल करने में नाकाम रही है। इन्होंने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी ये कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, सबका साथ सबका विकास। ये देश में विकास हो रहा है या क्या हो रहा है? देखिए, रही बात जो ये नारा था सबका साथ सबका विकास, मैं कहूँगा कुछ उद्योगपतियों का ज़रूर विकास हुआ होगा। 2014 में वो रिचेस्ट पर्सन की किस रैंकिंग पे थे और आज वो कहाँ आए हैं, ये मेरी जनता, हमारा देश, हमारा जम्मू कश्मीर भली भांति जानता है। जो एक आम आदमी है
जिसके साथ ये सुख सुविधा का वादा किया गया था, चाहे वो कांग्रेस ने किया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, चाहे वो पीडीपी बीजेपी ने किया, ये हर पार्टी की सरकार यहाँ पर हमने देखी है। इन्होंने जो वादा एक मिडिल क्लास मैन के साथ, एक लोअर मिडिल क्लास के साथ, एक गरीब के साथ किया था, उनकी बेटरमेंट के लिए ये वो चीज़ें नहीं कर पाए। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि हम अमीर हुआ होगा, और जो गरीब तबका है वो हर उस सुख सुविधा से लैस रहा, उनको हर वो सुख सुविधा नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उन्होंने ये 2014 में चाहे भाजपा सरकार चुनी थी या उससे पहले कांग्रेस की सरकार जहाँ थी, मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबर का कसूरवार ठहराऊंगा कि अपने समय में कांग्रेस ने भी बड़े बड़े वादे किए कि हम बॉर्डर के लोगों के लिए ये करेंगे, हम उनको प्लॉट्स देंगे, हम बॉर्डर पे रिक्रूटमेंट्स कराएंगे, और 2014 में बीजेपी भी उसी मैनिफेस्टो पे बाहर आई कि हम बॉर्डर की बेटरमेंट के लिए, हम इलाके की बेटरमेंट के लिए हम महंगाई को कम करेंगे, हम बेरोज़गारी को, आपको याद होगा 2 करोड़ रोज़गार इन्होंने हर साल वादा किया था, महंगाई को टैकल करेंगे, बेरोज़गारी आ गई इसमें, ये करप्शन की बड़ी बड़ी बात करते थे। पर ये सब सुना है कि जहाँ विजयपुर एम्स बना है, तो जो एम्स में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी बाहर से आ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? सरकार कोई भी काम करती है, चाहे वो गली नाली से लेकर आप फ्लाईओवर्स पे चले जाओ, आप एम्स की बात कर लो, आप आईआईटीज की बात कर लो, मैं पहले पूछूंगा व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट? वी पे टैक्स, हम लोग टैक्स पे करते हैं, हमारा टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है, और हमारा टैक्स हमारी ही गली के रूप में, हमारे स्कूल के रूप में, हमारे अस्पताल के रूप में, हमारे एम्स के रूप में, हमारे फ्लाईओवर्स के रूप में हमें वापस मिलता है। एम्स बना, ठीक है, मुबारकबाद है हमें कि हमारे डोर स्टेप पे एम्स बना, पर लोकल एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? आप एम्स में जाइए, आपको पंजाब के बच्चे मिलेंगे, हिमाचल के बच्चे मिलेंगे, यूपी के, उत्तराखंड के, हर जगह के बच्चे मिलेंगे, हमारे बच्चे वहाँ पर नहीं। आप बड़ी ब्राह्मणा सिडकों में चली जाइए, आप सांबा सिडकों में चले जाइए, बाहर के लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, बाहर के लोग आके वहाँ लेबर का काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे बेरोजगारी को इतनी बुरी तरह से वो झेल रहे हैं कि बच्चों को आने वाला समय जो है वो दिख ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ा रीजन हमारे बॉर्डर के लोग बच्चों की बेरोजगारी का जो बना जो 4 साल की हुई। क्या ये मोदी की सोची समझी चाल है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार नहीं देना? देखिए, सरकार को कहीं ना कहीं डर है, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जी। 4 साल की करने का क्या बेनिफिट है? देश का सुरक्षा सिस्टम कमजोर हुआ, नए बच्चे, जो युवा बच्चे आज भर्ती के लायक हैं वो भर्ती नहीं हो रहे, वो बाहर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं 4 साल के लिए भर्ती होके हम करेंगे क्या? जी, क्या करेंगे हम 4 साल के लिए भर्ती होके? आज वो विदेशों का रुख कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर काम नहीं करना है, 18 साल में हम भर्ती होंगे, 22 साल में हम वापस आ जाएंगे, उसके बाद आने वाले जीवन में क्या करेंगे? तो बच्चे विदेश का रुख कर रहे हैं। क्या सवाल था आपका? यही कि ये सोची समझी चाल है जम्मू कश्मीर। देखिए, एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, 12th के बाद आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेनी है जी, उसके लिए इन्होंने एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रख दिया। हाँ हाँ हाँ। उस टेस्ट का सेंटर कहाँ बन रहा है उपिंदर जी? आप मेरे से आउट ऑफ स्टेट बन रहा है। किसी बच्चे का सेंटर पंजाब, किसी का जलंधर, किसी का अमृतसर, किसी का लुधियाना। वी आर बॉर्डर इफेक्टेड पीपल। हमारे लोगों का आज भी 7-8 हजार से ज्यादा हम लोग मंथली इनकम नहीं कमा पा रहे हैं। 5,000 वाले भी हैं। जिस बंदे का मंथली इनकम ही 5-6 हजार है, वो अपने बच्चे को 2-3 दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेट पेपर के लिए भेजे, वो कहाँ से वो खर्चा करेगा? हमारी बच्चियों ने भी जाना है, हमारे बच्चों ने भी जाना है, क्या वो बाहर जाके अपने आप को सिक्योर्ड फील करेंगे? और ये बिल्कुल मैं सहमत हूं कि ये सोची समझी साजिशें इसलिए है कि बच्चे वो बेसिक एजुकेशन प्राप्त ना कर पाए। अगर उनके पास एजुकेशन होगी, वो कल को एम्प्लॉयमेंट मांगेंगे। उनको एजुकेशन से ही लैस रखा जाए, उनको एजुकेशन से परे रखा जाए कि उनके पास बेसिक क्वालिफिकेशन ही ना हो, ना वो क्वालिफिकेशन हासिल कर पाए, ना वो कल को नौकरी मांग पाए। गांव गांव में स्कूल बंद किए गए, बच्चे बेरोजगार हुए। जो गांव के बच्चे वहां टीचर लगते थे, उनको एम्प्लॉयमेंट जो थी वो भी उनकी हट गई। जब वो स्कूल अपग्रेड होता था, उसमें गांव के और बच्चे लगते थे। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। हम बात करना चाहें तो 2 घंटे शायद इस चीज पे डिबेट कर सकते हैं, पर थ्रू अ प्रॉपर चैनल एवरीथिंग इज गेटिंग बीइंग डन बाय दिस गवर्नमेंट। एक चैनलाइज्ड वे के साथ ये लोग लूट खसूट करने लगे हुए हैं, और हर चीज का एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे बनाया हुआ है इन्होंने कि किसी को फील भी ना हो कि क्या हो रहा है। 500 पोस्टें निकलती हैं जनाब, 5 लाख फॉर्म लगते हैं। 5-6 करोड़ रुपया फीस के नाम पे इकट्ठा होता है। बाद में आता है दिस नोटिफिकेशन स्टैंड्स कैंसल्ड।
वो 5-6 करोड़ का हिसाब कौन देगा? हाल ही में हुआ भी है। उस 5-6 करोड़ का हिसाब कौन देगा? हमारे डेली वेजर्स को पक्का करने की बात है, उसका हिसाब कौन देगा? जो पैसा इन्होंने फॉर्म के नाम पे इकट्ठा किया उसका हिसाब कौन देगा? बच्चे नोटिफिकेशन ना निकलने की वजह से पिछले कितने समय में बच्चे बेरोजगार हुए, ओवरेज हो गए, उसका हिसाब कौन देगा? तो देयर आर सेवरल इश्यूज। मैं जनता को सिर्फ यही कहूंगा कि मुझ पे विश्वास करो, मेरा भरोसा करो यार। पिछले 78 साल में आपने हर चेहरे को मौका दिया है, कोई डिजर्विंग था, कोई नॉन डिजर्विंग था, कोई लोकल था, कोई नॉन लोकल था। आज अपने इस बेटे पे भरोसा करो। मैं इस इलाके का रहने वाला हूं, मैं इस इलाके की पैदाइश हूं, इस इलाके का वोटर हूं, मैं इस इलाके का समीकरण, ये बाहर के लोगों से, ये आउटसाइडर्स लोग जो आज आपको पार्टी बेस पे वोट मांग रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं, मैं इस इलाके का समीकरण इनसे बेहतर जानता हूं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि लोकल होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते, मैं आपके इश्यूज असेंबली में उठा भी सकता हूं, और कानून जाब्ता होने के नाते मैं वो इश्यूज रिजॉल्व कैसे करने हैं वो भी करके दिखाऊंगा। और इन दोनों चेहरों से मैं बेहतर नुमाइंदगी रामगढ़ की विधानसभा में करूंगा। सिर्फ मुझे एक बार अपना आशीर्वाद दे। बहुत आपका मेहरबानी। मैंने एक सवाल हो रही है, विपक्ष उंगलियां उठा रहा है, मुड़िए का रखे कटो जी। सुना है कि इस समय जो रामगढ़ से 2 पूर्व विधायक हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं आप पर। वो किस तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? देखिए, एक चीज तो तय है कि रिजल्ट उस परम पिता के हाथ में है, जनता ने अपना आशीर्वाद देना है। पर एक चीज तय है कि ये दोनों कैंडिडेट्स, चाहे वो भाजपा के हैं चाहे वो कांग्रेस के हैं, इन दोनों को जनता के प्यार ने हराया, इन दोनों को जनता के साथ ने हराया, इन दोनों को जनता ने जो मुझ पे विश्वास किया और जो हमने मेहनत की, इन दोनों को उस मेहनत ने हराया। आज दोनों ये जो दोनों लीडरान हैं, ये जनता में जाकर अपनी विजन नहीं दिखा रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो नहीं दिखा रहे हैं कि हम आपके लिए क्या कहेंगे। ये इस छोटे से बच्चे पे, इस छोटे से बेटे पे जो जनता के लिए बाहर निकला है, जो अपनी विधानसभा के लिए बाहर निकला है, उस पे आज उंगली उठाते हैं। एक अपने भाषण में कहता है कि जनाब बैट वालों पे भरोसा नहीं करना, बैट वाले जीतने के बाद बहुत करप्शन करेंगे। मैं कहना चाहूंगा अपने गिरेबान में झांको, आप आज से 20 साल पहले क्या थे और आज आप क्या हो। इस चीज पे आप अगर टिप्पणी करना चाहें आप टिप्पणी करें। एक कहता है कि ये विपक्ष का चेहरा है, तो कल दूसरे लीडर साहिबान कह रहे थे कि ये दूसरे विपक्ष का चेहरा है। मैं ना बीजेपी का साथी हूं ना मैं कांग्रेस का साथी हूं, मैं अपने जनता का साथी हूं। मुझे जनता का प्यार चाहिए, मुझे जनता का साथ चाहिए। मैं जितना खिलाफ कांग्रेस के हूं, मैं उतना ही खिलाफ बीजेपी के हूं। मुझे एमएलए मंत्री बनने का कोई चाव नहीं है। मैं अपनी जनता से, अपने भोले भाले साथियों से ये कहना चाहूंगा कि इनके इस गलत आरोप पर विश्वास ना करें। एक चीज तय है कि जो जनता ने अपने इस बेटे को प्यार दिया, उस वजह से इन दोनों की जमीन आज खिसकी हुई है, इन दोनों की टांगें आज कांपी हुई हैं। ये दोनों डर रहे हैं, जनता में जाकर अपना मैनिफेस्टो नहीं दिखाते हैं, जनता में जाकर मुझ पे उंगली उठाते हैं। ना मैं एक्स एमएलए हूं, ना मैं एक्स मिनिस्टर हूं, मैं नशा तस्कर नहीं हूं, मैं लैंड ग्रैबर नहीं हूं, मैंने कोई 2 नंबर की कमाई नहीं की है। इनको समझ नहीं आ रहा मुझ पे क्या आरोप लगाए। अगर मैं जनाब इनकी पुरानी पोटलियां खोलने पे आ गया ना, तो इनके लिए चीजें संभालना मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए मैं इन दोनों से दरख्वास्त करूंगा कि फेयर पॉलिटिक्स को बढ़ावा दें, जनता को गुमराह ना करें। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता को जाकर अपना विजन दिखाएं। ये 10 मिनट का भाषण देते हैं, उसमें 8 मिनट ये मुझे कोसते हैं। मैं कोई लैंड ग्रैबर नहीं हूं, मैं कोई नशा तस्कर नहीं हूं, ये कहते हैं। एक दिन कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे थे जनाब इनसे बचना, ये बीजेपी की टीम है। कल बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे थे जनाब इनसे बचना, ये कांग्रेस की टीम है। मैं इन दोनों को ये पूछना चाहता हूं, पहले डिसाइड कर लो कि आप दोनों कहना क्या चाहते हो। मैं जनता का हूं और जनता मुझे प्यार दे रही है, जनता मुझे साथ दे रही है। और एक चीज तय है कि जनता के प्यार ने इन दोनों को डराया है, इस वजह से ये हम पर गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं अपनी जनता से वादा करता हूं कि आपसे पूछे बिना ना मैं इस फील्ड में आया, मैंने आने से पहले भी आपसे पूछा। एक चीज मैं आपको मजेदार बताता हूं जी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने मुझे रामगढ़ विधानसभा से टिकट 2.5 साल पहले दी, तो मैं पहले हुआ या इनको नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लास्ट एक दिन पहले इनको टिकट मिली उपेंद्र जी। तो मैं पहले का हुआ, ये पहले के हुए, मैं पहले का हुआ। ये दोनों हैंड इन ग्लव्स होकर आए, इन दोनों ने सलाह की कि इनके वोट कैसे तोड़ने हैं। ये मुझ पे आरोप लगाते हैं कि मैं इनके वोट तोड़ रहा हूं। मैं जनता से कहूंगा कि आपने भाजपा कांग्रेस दोनों को देखा है। मैं आपसे वादा करता हूं, आप मुझ पे विश्वास करें। जिस दिन मेरी जनता मुझे ये बोलेगी कि बेटा आप करने में नाकाम रहे, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन
जो अपना रेजिग्नेशन देगा और जनता के बीच जाके कहेगा कि मैं नहीं कर पाया, इसलिए मुझ पर भरोसा ना किया जाए। और मैं वादा करता हूं कि ये 5 साल जो आपने हर बंदे को भरोसा करके दिए हैं, ये 5 साल अपने से बेटे की झोली में डालें। मैं वादा करके जाता हूं कि आपको हर वो सुख सुविधा, आपको डेवलपमेंट के नाम पर हर वो काम, आपको हर चीज करके दिखाऊंगा जो आज आप जिस चीज के हकदार हो। जहां आपने हर बंदे को मौका दिया है, एक मौका मेरा भी बनता है, मेरा साथ दे। और अगर मैं नाकाम रहा हर वो चीज करने में, तो अगली बार आपसे कभी ये कहने नहीं आऊंगा कि अपने इस बेटे पे विश्वास करें। पर इन दोनों की जो जमीन खिसकी है, उसका मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह है जो जनता अपना साथ, जो जनता अपना प्यार मुझे दे रही है। जनता आज इन सब से उठ के इन चीजों की कोई परवाह नहीं करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये जाके कहते हैं जनाब ये उनकी टीम है, दूसरा कहता है ये उनकी टीम है। इन दोनों को समझ नहीं आ रही है कि ये हमारे खिलाफ क्या कहें। अगर मैं नशा तस्कर होता तो ये कहते साहिल नशा तस्कर है, अगर मैं लैंड ग्रैबर होता ये कहते मैं लैंड ग्रैबर हूं। आज कहने को कुछ नहीं है। आज ए बी टीम के नाम पर हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं कांग्रेस और भाजपा, मैं दोनों के खिलाफ हूं। और अगर मुझे जरूरत पड़ी कि मुझे रिजाइन करना पड़े, मुझे रिजाइन करना मंजूर है, लेकिन मैं इन दोनों का साथ आने वाले समय में कभी मत दूंगा। पर मैं जनता से ये भरोसा, जनता से ये मैं विनती करता हूं कि इनकी इस राजनीति में विश्वास ना करें। ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये यहाँ आकर आपकी सेवा करने नहीं आए हैं, ये यहाँ बिजनेस करने आए हैं। इनके बिजनेस को रोकिए, एक नए चेहरे को सत्ता में लाइए, एक नए चेहरे को ये मौका दीजिए कि वो अपना आने वाला कल, अपना जीवन आपके चरणों में व्यतीत करे, वो अपना आने वाला कल आपकी सेवा में लगाए। और अगर मैं किसी एक डिजर्विंग बंदे के चेहरे पे मुस्कान ला सकूं तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मेरा सिर्फ एक शौक है कि मरने से पहले अपनी विधानसभा के लिए हर वो चीज करके जाऊं, किसान रिलेटेड, मेरी माताओं बहनों से रिलेटेड, मेरे युवाओं से रिलेटेड, बेरोजगारी से रिलेटेड, नशे से रिलेटेड, स्पोर्ट्स स्टेडियम से रिलेटेड, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, हर वो चीज से रिलेटेड जिसके लिए मेरा इलाका 2024 होने के बावजूद दुनिया चांद तारों की बात कर रही है, वी आर स्टिल गेटिंग सफर्ड कि हमें बेसिक फैसिलिटीज जो है वो बॉर्डर इलाके में नहीं मिल पा रही। बहुत बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके पास मेरे खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं, इनके पास मेरे पे आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं। मैं मीडिया के साथियों से बहुत दिन से एक दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जितने भी लोग रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, ऑन द स्पॉट डिबेट उनसे करवाई जाए, ऑन द स्पॉट टॉपिक्स दिए जाएं, डेवलपमेंट को लेकर, बेरोजगारी खत्म करने को लेकर, उनकी विजन को लेकर। मैं इनको चैलेंज करता हूं, आप ओपन डिबेट में आए। सारे जितने भी हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं, मैं चाहता हूं कि वो ओपन डिबेट में आए, अपना अपना मैनिफेस्टो जनता को दिखाएं, अपना अपना विजन जनता को दिखाएं, इन स्पाइट ऑफ रेजिंग योर फिंगर ऑन द अदर पर्सन। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकें कि आपकी काबिलियत क्या है। मैं कहता हूं कि ओपन डिबेट में आओ, मेरे साथ डिबेट में बैठो, ऑन द स्पॉट आप जनता के सवालों का जवाब दो। मैं जनता से भी दरख्वास्त करूंगा कि जनता भी उस डिबेट का एक हिस्सा बने। जनता ऑन द स्पॉट टॉप सवाल जवाब इनसे पूछे कि आपका पिछला कल कैसा था, आपने क्या किया, आप क्या करके इलाके में आए हैं, और आज जो आप हमसे वोट मांग रहे हैं क्या वो आप सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स के नाम पर मांगेंगे या डेवलपमेंट के नाम पर भी कुछ करके दिखाएंगे। मैं जनता से एक अनुरोध करूंगा कि आपने कांग्रेस को भी टाइम दिया, आपने एनसी को टाइम दिया, पीडीपी को टाइम दिया, 10 साल से आप बीजेपी को भी देख रहे हैं। इस बार कैंडिडेट के नाम पर वोट डालें, इस बार पार्टी के नाम पर वोट ना डालें। ये चुनाव एक नई उम्मीद के साथ इलाके में आया है। मैं चाहता हूं कि पार्टी पॉलिटिक्स एक साइड छोड़ी जाए। हम लोग कहते हैं मैं तो पुराना फलानी पार्टी का हूं, मैं पुराना फलानी पार्टी का हूं। उस वजह से कल को हमें क्या होता है कि हमारे काम नहीं किए जाते। काम कैंडिडेट करता है, काम पार्टी काम नहीं करती है, कोई चेयर काम नहीं करती, चेयर पे बैठने वाला बंदा काम करता है। अगर इनमें इतनी काबिलियत है तो ये डिबेट कंपटीशन में आए, ये ऑन द स्पॉट जनता के सवालों के जवाब दे। जनता जो इनसे सवाल पूछती है उसका जवाब ये क्या देते हैं, जनता वो आज इनसे जानना चाहती है। हम बार बार एक चीज कहते हैं कि असेंबली में जाकर कानून बनते हैं। मैं अपनी जनता से, अपने बुजुर्गों से, अपने नौजवान साथियों से, अपनी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर ये विनती करूंगा कि अगर असेंबली में कानून बनते हैं तो इस बार एक लॉ नोइंग बंदा, एक कानून जाप्ता बच्चा, आपका भाई, आपका बेटा, उसको असेंबली में आपने वकालत की है क्या? मैं पिछले 12-13 साल से जनाब वकालत कर रहा हूं। मैं सांबा बार का जनरल सेक्रेटरी रहा हूं। अच्छा, मैं अपनी बेरोजगारी खत्म करने के लिए सियासत में नहीं आया हूं, मैं लोगों की सेवा करने के लिए सियासत में आया हूं। मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं। और अगर आप सभी ने मुझे अपना प्यार दिया तो उस परम पिता, उस परमेश्वर, उस वाहे गुरु को हाजिर नाजिर मानकर मैं आपसे वादा करता हूं
कि ये 5 साल मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि आपका बेटा आपके लिए क्या विजन लेके चल रहा है। सिर्फ मेरा भरोसा रखें और पहली तारीख को अपना वोट अपने इस बेटे की झोली में डालें, तो जो आपके वोट की कदर भी करे, जो आपकी इज्जत भी करे और जो आपको पहचाने और आपको मान भी बख्शे। शुक्रिया।